आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 54 लाख हुई है पार। संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की मामलों में भारत बना है दुनिया में नंबर 1। दुनिया में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के मामले में भारत अब दुनिया का पहले नंबर पर आ गया है। भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। देश में कोरोना से 43 लाख से ज्यादा लोग मरीज ठीक हो चुके हैं। वह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख हो गई है। इनमें 86,752 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भारत में 10,10,000 है, यानी 43 लाख लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या यहाँ पर 4 गुना अधिक है। वही पिछले 24 घंटों में भारत में 52,705 नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले 16 सितंबर को रिकॉर्ड 57,894 संक्रमण के मामले भारत में आए थे। वही 24 घंटों में 1133 लोगों की मौत भी भारत में हुई है। वही 2 सितंबर से लगातार देश में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर 24 घंटों में 54,712 मरीज भारत में एक दिन में ठीक हुए हैं। वाईएमआर के मुताबिक 19 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 6,36,00,000 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 12 लाख सैंपलिंग की टेस्टिंग कल की गई थी। पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के हैं, लेकिन कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी भारत में हो रही है। वहीं कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 51% मौतें 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों की हुई है। राहत की बात यह है कि भारत में मृत्यु दर और एक्टिव केसों की रेटों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.60% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भी भारत में घटकर 19% हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी भारत में यहाँ पर 79% हो गई है। वहीं भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित कोरोना देश है। वहीं मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। राजस्थान में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। गहलोत सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। कोरोना संकट के बीच 21 सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के लिए राज्य गृह विभाग ने यहाँ पर शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। 9वीं से 12वीं के छात्र अपनी मर्जी से ही स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। वह यह गाइडलाइन 30 सितंबर तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन में कहा गया है कि 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वर्किंग के लिए बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि अनलॉक 4 में सरकार ने लोगों को कई क्षेत्रों में राहत भी दी है। वहीं स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। वहीं स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक नियमित कक्षाएं नहीं ले सकेंगे। यानी ये सभी संस्थान नियमित एक्टिविटीज़ के लिहाज से 30 सितंबर तक पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। वही केंद्र की एसओपी के दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से स्कूल खोले जा सकेंगे, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों को मानना ही होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 9वीं से 12वीं की कक्षा के ही छात्र स्वेच्छा से स्कूल जा सकेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कंटेनमेंट जोन में अगर ये हो तो उन्हें खुलने की अनुमति नहीं होगी। यानी नॉन कंटेनमेंट जोन में ही स्कूल खुलने की अनुमति यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से होगी। वही छात्र शिक्षकों को मार्गदर्शन के लिए अपनी मर्जी से स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी पेरेंट्स से लिखित यहाँ पर सहमति होना जरूरी है। वही 6 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। वही स्कूलों के प्रवेश गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग छात्रों की जाएगी। इसके बाद ही स्कूल कैंपस में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। वही स्कूलों में सैनिटाइजेशन के साथ साथ हाथ धोने के लिए साबुन भी रखना होगा। वही एसओपी में यह भी स्पष्ट कहा गया कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए किसी भी तरह का कोई उन्हें बाध्य ना कर सकेगा। वही इसमें यह भी कहा गया है कि इस पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा। वही यहाँ पर स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी समेत अनेक नियमों का पालन करना होगा। वही छात्रों को स्कूल कैंपस में एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही खेलकूद की गतिविधियां और प्रार्थना में भी यहाँ पर प्रार्थना भी नहीं करवाई जाएगी। जिस छात्र को जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण दिखेंगे उन्हें स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। वही अगर कोई बच्चा बीमार महसूस करता है तो उसकी तुरंत जानकारी अधिकारियों को शिक्षक को देनी होगी। वहीं उसके साथ कैंपस में साफ सफाई की व्यवस्था का भी यहाँ पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। अब यूपी में सरकारी नौकरियों पर कुल 60% पदों पर आरक्षण होगा। आर्थिक रूप से कमजोरों को यहां पर 10% आरक्षण देने का कोटा बढ़ा है। वही प्रदेश में सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही भर्ती करेंगे। इसके लिए आयोग ने विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे हैं। वही खास बात यह है कि इसका फायदा केवल यूपी के रहने वालों को लोगों को ही मिलेगा। यूपी के बाहर वाले लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को यहाँ पर सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का फैसला किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक अधिनियम 2020 जारी किया जा चुका है। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण देना अनिवार्य किया गया है। वही मुख्य सचिव ने निर्देश भेज रखा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसका फायदा केवल यूपी के रहने वाले लोगों को ही मिलेगा। वही प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 21% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। वही आर्थिक रूप से कमजोरों को शामिल करने पर यह 60% हो गई है। वही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर ली है। भर्ती के लिए प्रस्ताव पूर्व से आए थे, उसे वापस भेजकर उसमें संशोधन कराया जा रहा है। वही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की माने तो आयोग सभी भर्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण देने के लिए प्रस्तावों को संशोधित कर रहा है। नई भर्ती विज्ञापनों में इसकी व्यवस्था की जाएगी, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप इस वर्ग को आरक्षण का फायदा मिल सके। रेलवे ने दादर से भुज के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का किया है ऐलान। आज से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। रेल यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने दादर से भुज के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन 22 सितंबर 2020 से चलाई जाएगी। इस ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई है। वही यात्री इस ट्रेन की टिकट की बुकिंग रेलवे के ऑनलाइन टिकटिंग वेबसाइट पर जाकर काउंटर से ये ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए इस पर अपनी यात्रा का आवेदन कर सकते हैं। वही वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 9115 दादर से चलकर भुज जाएगी। ये ट्रेन दादर स्टेशन से 23 सितंबर 2020 को रोज दोपहर 3 बजे चलेगी। अगले दिन ये 7 बजे भुज पहुंचेगी। वही 22 सितंबर से ये स्पेशल ट्रेन भुज से चलकर दादर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 9116 भुज से 22 सितंबर से रोज 10:25 पर ये रवाना होगी। अगले दिन ये गाड़ी दोपहर 1:30 बजे ये दादर पहुंचेगी। वही रास्ते में ये ट्रेन बोरीवली, वापी, वलसाड़, नवसारी और अकलेश्वर, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के साथ साथ स्लीपर के डब्बे भी है। इसमें सेकंड क्लास की सीटिंग डब्बे भी लगाए जाएंगे। वही 21 सितंबर से 20 जोड़ी ट्रेनों को चलाने का ऐलान यहाँ पर पहले रेलवे ने किया है। वही इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। इनमें ज़्यादातर ट्रेन बिहार को जोड़ने वाली है। रेल मिनिस्ट्री के मुताबिक ट्रेनों के लिए एडवांस टिकट बुकिंग होगी, लेकिन इसकी मियाद 10 दिन की होगी, यानी टिकट बुकिंग के 10 दिन के बाद ही एडवांस बुकिंग होगी। वह रेलवे के मुताबिक लॉन्ग ट्रेन वर्तमान में चल रही है। वही 310 जोड़ी ट्रेनों के अलावा आपको बता दें कि 40 मेट्रो में सबसे ज़्यादा 22 ट्रेनें बिहार को और वो यहाँ तो जाएगी, वहां से खुलेगी। इसके अलावा भी कई ट्रेनें बिहार से होकर ही गुजरेगी। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का न्यू लुक सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। लंबे समय बाद आईपीएल 2020 के 13वें सीजन का आगाज हो गया है। आईपीएल के उद्घाटन मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच मैच खेला गया। इस बीच सबको इंतजार था कि 437 दिनों बाद मैदान पर वापसी कर रहे भारत की पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ऐसा में ही माही मैदान में आईपीएल के ओपनिंग मैच के लिए जैसी टॉस के लिए मैदान पर आए, वैसे ही वे अपने नए लुक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। हाल में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले भारत के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी लगभग 14 महीने बाद कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। क्रिकेट फैंस को धोनी की वापसी का लंबा यहाँ पर इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था। इस बीच जब माही लंबे वक्त के बाद क्रिकेट के मैदान में लौटे तो वह एक नए लुक में दिखाई दिए। दरअसल आईपीएल 13 के पहले ही मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की कप्तानी के तौर पर टॉस करने मैदान आए। वह अलग अलग अंदाज में वो नजर आ रहे थे। एक ट्विटर यूजर ने धोनी की लेटेस्ट फोटो शेयर की, जिसमें वे नए स्टाइल में दाढ़ी को दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर माही का ये नया अवतार वाली तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। धोनी अक्सर अपने लुक को लेकर चर्चा का विषय बना रहते हैं। वही आपको बता दें कि 2004 में जब धोनी टीम इंडिया में आए थे, उसी दौरान लंबे बालों के लिए वो फेमस हो गए थे। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी मैच साल 2019 में विश्व कप के दौरान न्यूजीलैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल मैच के रूप में खेला था, जिसके बाद लगभग 14 महीना यानी 437 दिन बाद धोनी ने क्रिकेट मैदान पर वापसी की। ऐसे में माही को लेकर सभी क्रिकेट का
सभी का क्रिकेट का लंबा इंतजार आईपीएल 2020 के ओपनिंग मैच के दौरान खत्म हो गया है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 13 का पहला मैच खेला गया था, जिसमें मुंबई को यहां पर चेन्नई सुपर किंग ने 5 विकेट से हरा दिया था। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। गूगल की तरफ से पेमेंट के लिए नया स्टैंडर्ड इंटरफेस बनाया जा रहा है। गूगल ब्लॉग पोस्ट में इसका खुलासा किया गया है। गूगल पे के लिए नई यूआई पिक्सल फ़ोन रखने वाले कई यूजर्स के लिए रोल आउट से कर दिया गया है। हालांकि जल्द गूगल पे की अपडेट बाकी है, स्मार्टफोन को ये मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं गूगल पे का बीटा अपडेट सिंगापुर और इंडियन यूजर्स के लिए ये उपलब्ध कराया जाएगा। ये अपडेट एंड्रॉयड के साथ iOS यूजर्स के लिए भी होगा। वहीं कंपनी की तरफ से गूगल पे का क्लीन और फ्लेक्सिबल इंटरफेस से दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से इंटरफेस की पूरी को दोबारा लिखा गया है। ऐसे में बहुत जल्द ही नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। वही एंड्रॉयड पुलिस की तरफ से रिपोर्ट के मुताबिक इंटरफेस में नया बेडरूम टैब हटा दिया गया है और सभी नेविगेशन हमबर्गर मेन्यू शिफ्ट कर दिया गया है। नए होम पेज में केवल पेमेंट कार्ड और लॉयल्टी कार्ड की स्कैनिंग का लिस्ट दिखेगी। साथ ही आपको बॉटम राइट कॉर्नर पर यहाँ पर पोस्टिंग एक्शन बटन, नए पेमेंट कार्ड और लॉयल्टी प्रोग्राम गिफ्ट कार्ड और ट्रांजिट टिकट को यहाँ पर जोड़ा जा सकेगा। वही गूगल पे को आज से 3 साल पहले 18 सितंबर 2017 को भारत में लॉन्च किया गया था। गूगल पे हाल में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला पेमेंट ऐप बन गया है। इसे पूरी दुनिया में एक माह में औसतन 10 मिलियन के करीब यानी 1 करोड़ बार डाउनलोड से किया गया है। भारत में गूगल पे का बड़ा यूजर बेस है। भारत में 78 लाख लोगों ने गूगल पे को डाउनलोड किया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में